हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का न्यूमेरिकल पोर्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल पोर्शन सेक्शन नंबर बी में है, तो जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे सेक्शन नंबर बी मेरे सामने खुला हुआ है। तो अब हम इसका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है? अ कंपनी इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल। इट हैज 3 डिवीजन। एक ऑयल बनाने वाली कंपनी, उसकी 3 डिवीजन है। पहली हार्वेस्टिंग डिवीजन, दूसरी ऑयल मिल, तीसरी मार्केटिंग डिवीजन। हार्वेस्टिंग डिवीजन ऑयल सीड्स को ट्रांसफर कर दिया है ऑयल मिल में। ऑयल मिल उसे प्रोसेस करके ऑयल एडिबल ऑयल बनाती है। फिर ऑयल मिल उस एडिबल ऑयल को ट्रांसफर करती है मार्केटिंग डिवीजन में, जिससे वो 2 किलो के कंटेनर में पैक करती है। उस एक कंटेनर की मार्केट प्राइस कितनी होती है? 150 रुपए पर कंटेनर। ठीक है। अब कहता है ऑयल मिल हैज अ यील्ड ऑफ 1000 केजी। मींस ऑयल मिल ऑयल बनाती है 1000 केजी। कितने से? 2000 ऑयल सीड्स से। 2000 केजी ऑयल सीड्स से वो अपना 1000 केजी ऑयल मिल ऑयल बनाती है। एंड द मार्केटिंग डिवीजन 1000 ऑयल से कितने कैंस बनाती है? 500। तो ऊपर ही दे रखा था। ठीक है। अब इसके कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखे हैं डिवीजन वाइज। इसमें जो साफ कर रखा है ईस्ट डिवीजन का कॉस्ट स्ट्रक्चर है। मींस इसमें जो पीछे से ट्रांसफर होकर आएगा उसका वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं है। तो केवल उस डिवीजन की, एक पर्टिकुलर डिवीजन की प्रोसेसिंग, केवल उस पर्टिकुलर डिवीजन की एक प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है। जैसे हार्वेस्टिंग में केवल क्या है? प्रोसेसिंग होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑयल सीड्स पर केजी का कितने? 2.5 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए पर केजी। ठीक है। ऐसी ऑयल मिल की प्रोसेसिंग कॉस्ट है एडिबल ऑयल की। मींस इसमें जो पीछे से ऑयल सीड्स आई है उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए पर केजी। फिक्स कॉस्ट पर केजी कितनी है? 7.5 रुपए। ऐसी मार्केटिंग डिवीजन की कितनी है? पर कैन दे रखी है 3 रुपए 75 पैसे और फिक्स कॉस्ट है 8 रुपए 75 पैसे। ये सिंपल से इतना क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या रखा है क्वेश्चन में। तो क्या है? Fixed costs are calculated on the basis of estimated quantity of 2000 kg of oil seeds, ठीक है, harvested, और 1000 kg of pure seeds oil और 500 can of edible oil packed by the aforesaid division respectively during the period under review। मीन्स ऊपर जितनी भी जो फिक्स कॉस्ट बताई गई है, जो कुछ इस प्रकार है, जैसे 5 रुपए, 7.5 रुपए और 8 रुपए 75 पैसे। ये सब किस हिसाब से हमने डिराइव करी है? तो जो हमने डिराइव करी है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड या एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। ठीक है। अब क्या है? अदर ऑयल मिल्स। अब जो कुछ ऑयल मिल के बारे में बता रहे हैं। द अदर ऑयल मिल्स बाय द ऑयल सीड्स। मींस अदर ऑयल मिल जो है वो बाय कर सकती है ऑयल सीड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, उसी क्वालिटी की, एट 12 रुपए 50 पैसे पर केजी इन मार्केट। मींस जो ऑयल मिल ऑयल सीड्स हार्वेस्टिंग डिवीजन से परचेस करती थी, उसको उसने एक मार्केट वैल्यू बता रखी है कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 रुपए 50 पैसे पर केजी। और क्या कह रहा है इसमें आगे? द मार्केट प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल प्रोसेस्ड बाय द ऑयल मिल। मींस जो ऑयल मिल ऑयल बनाती है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इफ सोल्ड विदाउट बीइंग पैक्ड इन अ मार्केटिंग डिवीजन। मींस मार्केटिंग डिवीजन में ट्रांसफर ना करके अगर हम उसे सीधा सीधा बेचे तो उसकी सेल वैल्यू कितनी है? 62 रुपए 50 पैसे पर केजी। तो इसमें कुल मिला के हमें इंडिविजुअली डिवीजन की प्रोडक्ट की मार्केट सेल वैल्यू पता चल गई। जैसे हार्वेस्टिंग की कितनी है? 12.5 रुपए 50 पैसे अगर उसे ट्रांसफर नहीं करते इंटरनली। ऐसी ऑयल मिल की कितनी? 62 रुपए 50 पैसे। ऐसी ऊपर दे रखी थी आपकी। अगर हम पैक्ड मटेरियल सेल करेंगे मार्केट में, मींस कैन अगर हम सेल करेंगे मार्केट में, तो उसकी सेल वैल्यू कितनी है? 150 रुपए पर केजी पर कंटेनर। और उसके बाद हम आगे क्या करते हैं?
क्वेश्चन इतना ही है। अब इसके बाद हमारी आती है रिक्वायरमेंट चीजें। तो इसमें रिक्वायरमेंट में पहला क्या है, कंप्यूट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मीन्स कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट बतानी है हमें। हार्वेस्टिंग 2000 केजी है, ऑयल सीड्स करी, ठीक है, उसके बाद एडिबल ऑयल बनाया और सेलिंग द सेम 2 केजी पर कैन में हमने सेल करी। तो इसकी एक ओवरऑल प्रॉफिट हमें बतानी है। तो सीधे सीधे हम आते हैं आंसर पे। ये आंसर, स्टेटमेंट ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो इसमें इसने पहले इसकी क्वांटिटी लिखी हमने, कितनी कितनी बनाई। तो इसकी 2000 क्वांटिटी थी, इसकी 1000 केजी थी, इसकी 500 कैन थी। इसकी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से आप देख लीजिए, तो यही दे रखी है 2000 केजी इंटू 2.5 रुपए पर केजी थी इसमें। ऐसे इसमें 1000 इंटू 10 रुपए, 500 इंटू 3 रुपए 75 पैसे। तो जो ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट आ गई ऑफ द कंपनी, जीआई इंडिविजुअली डिवीजन के हिसाब से 5000, 10000, 1875 रुपए, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट कितनी है वेरिएबल, 16875 रुपए। ऐसे हमने जब फिक्स कॉस्ट की निकाल ली, इसके आगे 21875 रुपए। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 38750 रुपए। 16875 प्लस 21875। तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट कंपनी की कितनी आई, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट 38,750 रुपए। और उसका रेवेन्यू कितना हुआ कंपनी का, 500 कैन उसने सेल करी 150 रुपए के हिसाब से, 75,000 रुपए का रेवेन्यू हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितनी आ गई, 36,250 रुपए। ये आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इतना ही कहा था कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट बतानी ऑफ द कंपनी, वो हमारी निकल के आ गई, कितनी आई, 36,250 रुपए हमारी ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ गई है। अब सेकंड पोर्शन पे जाते हैं। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, कंप्यूट द ट्रांसफर प्राइस। सेकंड पोर्शन कह रहा है कि हमें ट्रांसफर प्राइस बतानी, दैट विल बी यूज्ड फॉर इंटरनल ट्रांसफर। मींस यूज्ड फॉर इंटरनल ट्रांसफर मींस ट्रांसफर प्राइस होती इसी मारे हम कंप्यूट कर देंगे वो इंटरनल ट्रांसफर किस वैल्यू में करें उसके लिए। तो दो जगह ट्रांसफर प्राइस लिख लेंगे, दो जनों के लिए। पहली हार्वेस्टिंग डिवीजन के लिए क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है ऑयल मिल को, और दूसरी ऑयल मिल के लिए क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है मार्केटिंग डिवीजन को। तो इन दोनों के लिए ट्रांसफर प्राइस लगानी किस मेथड से, तो एक तो है मार्केट प्राइस मेथड। तो मार्केट प्राइस मेथड सिंपल सा है, जो 12 रुपए 50 पैसे ऊपर दे रखा था हार्वेस्टिंग के लिए, और ऐसे ही 62 रुपए कुछ पैसे ऑयल मिल के लिए दे रखा था। ओवरऑल प्रोडक्शन से इनटू कर दीजिए आप इंडिविजुअली, तो दोनों की ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। ये सिंपल है मार्केट प्राइस। लेकिन इसमें एक और मेथड क्या है, वो क्या है, शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। हमें बताना है इसका क्या मतलब हुआ, हमें ट्रांसफर प्राइस बतानी है किस बेसिस पे, शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आप देखो तो टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम अप्लाई हो गया। टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम कैसे, वो इसमें अप्लाई हो गया। टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इसमें अप्लाई हो गया क्योंकि इसमें एक तो हम वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, उसके बाद प्लस सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आ गया, शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू अ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अभी 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट भी आपके समझ में आ गया होगा और मार्केटिंग प्राइस भी समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम, सिंपल सा। तो आंसर क्या कहता है, चाहिए तो पहला था शेयर कंट्रीब्यूशन वाला। तो उसमें देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 16,875 रुपए, इंडिविजुअली वेरिएबल कॉस्ट है 5,000, 10,000, 1,875 रुपए। अब यहाँ पे हमने निकाला तो ओवरऑल प्रॉफिट, लेकिन उसमें क्या के लिए है, कंट्रीब्यूशन को। तो कंट्रीब्यूशन पहले निकालेंगे। तो ओवरऑल सेल आपकी 75,000 की, कंट्रीब्यूशन 16,875 जो ऊपर से आ गया। तो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कितना हो गया, 58,125 रुपए। अब इसका ऐसे हार्वेस्टिंग डिवीजन के लिए निकाल लिए, 58,125 ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था जो आपका। इसमें डिवाइड करा हार्वेस्टिंग की वेरिएबल कॉस्ट का, इनटू करा हार्वेस्टिंग का वेरिएबल कॉस्ट का, और डिवाइड करा ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ऐसे हमारी आ गई हार्वेस्टिंग की शेयर इन अ कंट्रीब्यूशन। ऐसे हमने ऑयल मिल का निकाल लिया, इसी हिसाब से हमने मार्केटिंग डिवीजन का निकाल लिया। तो हार्वेस्टिंग का 17,222 रुपए आ गया, ऑयल मिल का आ गया आपका 34,445 रुपए, और मार्केटिंग डिवीजन का आ गया 64,158 रुपए।
इसमें अगर आप चाहते तो मार्केटिंग डिवीजन का कंट्रीब्यूशन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो हमें ट्रांसफर प्राइसिंग बतानी है वो बतानी है इन रिलेशन टू हार्वेस्टिंग डिवीजन, दूसरा ऑयल मिल डिवीजन के लिए, लेकिन इनने निकाल दिया है तो आप निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे आपका इन ट्रांसफर प्राइस निकालने पे। तो पहला है शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट पे आए हम सीधे। तो हार्वेस्टिंग में 5,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी जैसा आपने ऊपर देखा, और उसका शेयर कंट्रीब्यूशन कितना निकला 17,222 रुपए। वर्किंग नोट बी में दे रखा है, ऊपर देख चुके हैं अपन। तो इसकी ट्रांसफर प्राइस ओवरऑल कितनी आ गई 22,222 रुपए। ठीक है। ऐसा ऑयल मिल में क्या था 10,000 आपकी उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट थी खुद की, ठीक है, और 34,445 रुपए उसके शेयर बना कंट्रीब्यूशन में। लेकिन हार्वेस्टिंग जो ऑयल मिल में केवल इतनी काम तो हुआ नहीं है, वो हार्वेस्टिंग से भी कुछ माल ले रही है अपने ऑयल मिल बना ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये आपकी 10,000 क्या थी, केवल उस प्रोसेसिंग की कॉस्ट थी। जो ऑयल सीड्स आई है उसकी कॉस्ट तो इसमें थी नहीं, इसमें हमने हार्वेस्टिंग की जो ट्रांसफर प्राइसिंग आई ऊपर से निकल गया, यही वाली तो अब नीचे ट्रांसफर हुई ऑयल मिल में। तो इसी माने ऑयल मिल की कॉस्ट ऑयल सीड्स के लिए क्या होगी 22,222 रुपए। तो ऑयल सीड्स की कॉस्ट आ गई 22,222 रुपए, उसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट आ गई 10,000 रुपए, उसका शेयर कंट्रीब्यूशन आ गया 34,445 रुपए। तो ऑयल मिल का ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया 66,667 रुपए। ठीक है, जो सिंपल से थे शेयर कंट्रीब्यूशन में केवल ऊपर जैसा मैं बता चुका था वैसे ही हमने केवल 2 निकाले। अब ऐसे मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस भी सिंपल था क्या, ऑयल हार्वेस्टिंग आपका जो डिवीजन थी वो 2,000 केजी ऑयल सीड्स बनाती थी, ट्रांसफर करती थी। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 12 रुपए 50 पैसे, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी ट्रांसफर प्राइस ओवरऑल कितनी आ गई 25,000 रुपए। ठीक है। अब ऐसी ऑयल मिल डिवीजन की क्या थी 1,000 केजी थी आपकी जो प्रोड्यूस हुई, इसका मार्केट प्राइस कितनी थी 62 रुपए 50 पैसे। तो इसकी ट्रांसफर प्राइस कितनी आ गई 62,500। अब आपका क्वेश्चन आ होगा कि सर इधर जैसे हम शेयर कंट्रीब्यूशन वाले में हमने हार्वेस्टिंग की कॉस्ट ली थी, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट ली थी कितनी ली थी 22,222 रुपए, तो हमने इधर क्यों नहीं ली ऑयल मिल वाले डिवीजन में। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर हम जो शेयर कंट्रीब्यूशन में ट्रांसफर प्राइस निकाल लेते वो निकाल लेते कॉस्ट बेसिस पे, कॉस्ट प्लस सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस के बेसिस पर। मार्केट प्राइस आल्सो इंक्लूड ऑल कॉस्ट प्लस सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, इस माने हमने वो इधर नहीं लिया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी होगी। अब थर्ड पार्ट आपका क्या है सिंपल सा है वो भी। तो थर्ड पार्ट की ओर जाते हैं हम सीधा। तो थर्ड पोर्शन बस आ गया आपका। थर्ड पोर्शन आपका क्या है, विच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विल ईच डिविजनल मैनेजर प्रेफर टू यूज। आपको कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड यूज करेंगे डिविजनल मैनेजर, मींस हार्वेस्टिंग डिवीजन कौन सा ट्रांसफर प्राइस लेना जाएगी, शेयर कंट्रीब्यूशन या मार्केट प्राइस वाला लेना जाएगी। ऐसी ऑयल मिल डिवीजन आपकी कौन सी लेना जाएगी, शेयर कंट्रीब्यूशन वाला या मार्केट प्राइस वाला। तो वो हम सीधा देखते हैं नीचे। आप इसे देखिए, जैसे शेयर कंट्रीब्यूशन में आप देखिए तो क्या आ रहा था, हार्वेस्टिंग को मिल रहे थे 22,222 रुपए, और ऑयल मिल को मिल रहे थे 66,667 रुपए। लेकिन यही अगर हम बात करें मार्केटिंग में, तो मार्केट प्राइस में हार्वेस्टिंग को कितने मिल रहे थे 25,000, जो भी जाता है आपके शेयर कंट्रीब्यूशन से। तो मीन सिंपल से मीनिंग है कि हार्वेस्टिंग डिवीजन प्रेफर किसको करेगी, मार्केटिंग प्राइस को, मार्केट प्राइस को। ठीक है, और उसी बेसिस में देखें तो ऑयल मिल को कितने मिल रहे हैं मार्केट में, केवल मार्केट प्राइस मेथड से केवल 62,500। लेकिन ये ज्यादा मिल रहे थे टाइम में शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड में, उसे कितने मिल रहे थे 66,667 रुपए। तो सिंपल सा मीनिंग है हार्वेस्टिंग डिवीजन प्रेफर करेगी आपकी मार्केटिंग प्राइस को, और ऑयल मिल डिवीजन प्रेफर करेगी आपकी शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड को। ऐसे इनने जो नीचे टेबल बना के दे रखा है, इसमें इनने क्या निकाला कि टेबल में, इस टेबल में इनने सिंपल सा निकाला कि इंडिविजुअली डिवीजन का प्रॉफिट क्या आएगा, इंडिविजुअली डिवीजन का प्रॉफिट क्या आएगा।
इस टेबल में जो निकाला है इसमें निकाला है शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड के हिसाब से। तो आपने देखा था कि इसकी ट्रांसफर प्राइस कितनी थी, इसकी ट्रांसफर प्राइस की होती है सेल प्राइस सिंपल सी। तो इसकी सेल प्राइस कितनी है 22,222 रुपये ऊपर से। इसकी कितनी है 66,667 रुपये। इसकी कितनी है 75,000, जो सब ऊपर से आएंगे। अब हार्वेस्टिंग डिवीजन में कोई ट्रांसफर हो गया नहीं रहा था माल, लेकिन इसमें ट्रांसफर हो गया आ रहा है ऑयल मिल में कितने का 22,222 रुपये का। ऐसे ही इसमें ट्रांसफर हो गया आ रहा है मार्केटिंग में 66,667 का। इनकी वेरिएबल कॉस्ट हम ऊपर निकाल ही चुके थे, फिक्स कॉस्ट ऊपर निकाल ही चुके थे। तो इसमें हमने इंडिविजुअली डिवीजन की जो प्रॉफिट आ गई कि इंडिविजुअली डिविजनल प्रॉफिट कितनी है और इन शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें जी आ गई 7,222 रुपये। इसमें कितनी आ गई 26,945 रुपये। इसमें कितनी आ गई 2,083 रुपये। ऐसी से मार्केटिंग मेथड में करा, मार्केट प्राइस मेथड में उसमें हमने इंडिविजुअली निकाल लिया। इसमें आ रही है 10,000, इसमें आ रही है 20,000, इसमें आ रही है 62,150 रुपये। तो मीन्स अब इन प्रॉफिट का या तो आप कंपैरिजन कर लो, तो इसमें हार्वेस्टिंग डिवीजन को कितने मिलेंगे केवल 7,222 रुपये, लेकिन इधर कितने मिल रहे हैं 10,000। तो प्रेफर कौन सा करेगा, मार्केटिंग प्राइस जो ऊपर अपन पहले ही देख चुके थे। इसमें कितने मिलेंगे 26,945 रुपये। इसमें कितने मिलेंगे 20,000। तो इसमें जो काय को प्रेफर करेगा शेयर शेयर प्रॉफिट वाला। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी निकाल दी है, लेकिन इसको ओवरऑल आना तो वही है। ये भी आपका क्या प्रेफर करेगा, जो करेगा मार्केटिंग को। ठीक है, उसमें ईस्ट डिवीजन का पूछा था, इस मारे हमें मार्केटिंग वाला मार्केटिंग डिवीजन का भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए डिवीजन मैनेजर ऑफ हार्वेस्टिंग डिवीजन वुड प्रेफर टू यूज द मार्केटिंग प्राइस मेथड। क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा मिल रही है, कितनी 2,778 रुपये। ठीक है, ऐसे ही BRS ऑयल मिल डिवीजन आपका क्या प्रेफर करेगा, यूज टू शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड। क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा मिल रही है, कितनी 5,945 रुपये का। ऐसी मार्केटिंग डिवीजन आपका प्रेफर करेगा मार्केट प्राइस मेथड को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, जो है प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आ गया, ठीक है, मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो मींस कहीं ना कहीं पे इसमें लिमिटिंग फैक्टर आएगा। देखते हैं हम लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वो अभी हम समझते हैं इसी में सबके संग। क्वेश्चन क्या है, डिवीजन एक जेट है जो कि एक प्रॉफिट सेंटर डिवीजन है। मींस प्रॉफिट सेंटर डिवीजन आप किसे कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर डिवीजन आपकी वो डिवीजन होती है जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करती है। मींस जितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतने तक इजीली उसे कंज्यूम कर लेती है, इजीली उसे कंज्यूम कर लेती है। मींस किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 यूनिट की है, तो वो 10,000 यूनिट बना रही है इन रेगुलर प्रोडक्शन। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रॉफिट सेंटर यूनिट। अब क्या प्रॉफिट सेंटर यूनिट जब आप कंज्यूम कर दिया होल आपका फुल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, तो मींस अगर वो कोई इंटरनल ट्रांसफर करेगी तो वो उसे करेगी मार्केट प्राइस पे ही। क्यों, अगर वो उससे कम पे करेगी तो उसे लॉस होगा। कैसा लॉस होगा, वो ऐसा लॉस होगा क्योंकि वो अपनी जब कंज्यूम कर रही है फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी कंज्यूम कर रही है, तो मींस वो फुल प्रोडक्शन सेल आउट कर रही होगी। जब वो उसे मार्केट में सेल आउट कर रही है मार्केट प्राइस पे, तो वो काय के लिए कम देगी, वो काय के लिए कम देगी। तो इसलिए उसे वो काय पे इंटरनली ट्रांसफर करेगी मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो और समझते हैं इसे आगे क्वेश्चन पे। डिवीजन जेड है इज अ प्रॉफिट सेंटर व्हिच प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट। डिवीजन जेड 4 प्रोडक्ट बनाती है, ABCD। ठीक है, डिवीजन जेड आपकी 4 प्रोडक्ट बनाती है ABCD। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन एन एक्सटर्नल मार्केट आल्सो। ये 4 प्रोडक्ट आपकी मार्केट में सोल्ड हो जाते हैं इजीली, सोल्ड हो जाते हैं इजीली, जैसा प्रॉफिट सेंटर में होता है। ठीक है, डाटा फॉर द पीरियड इज। अब इन चारों प्रोडक्ट के आपके डाटा कुछ दे रखे हैं इस प्रकार। क्या मार्केटिंग प्राइस ए का कितना है 150 रुपए, बी का कितना है 146 रुपए, सी का 140 और डी का 130 रुपए। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट इसकी पर यूनिट कितनी है 130 रुपए, 100 रुपए, 90 रुपए, 85 रुपए। लेबर हावर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। अब क्या है इसमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट ए जो है इनका प्रोडक्ट ए, अगर हम इसे इसकी 1 यूनिट तैयार करेंगे तो उसमें हमें लेबर आवर चाहिए 3।
ऐसी प्रोडक्ट बी अगर हम तैयार करेंगे तो उसमें लेबर हावर चाहिए 4, ऐसी प्रोडक्ट सी तैयार करेंगे तो उसमें हमें चाहिए 2, ऐसी प्रोडक्ट डी तैयार करेंगे तो उसमें हमें चाहिए 3। ठीक है, अब इसका कहाँ यूज आएगा आप देखिए, बहुत अच्छा यूज आएगा हमें। आपका प्रोडक्ट डी है, मींस जे फोर्थ वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बाई। अब क्या है, इसी कंपनी की एक डिवीजन और है, दूसरी वो है बाई, वो आपका प्रोडक्ट डी को परचेस कर सकती है प्रोडक्ट डिवीजन जेड से। मींस डिवीजन जेड अपने प्रोडक्ट को 2 जगह बेच सकती है। डिवीजन जेड अपने प्रोडक्ट डिवीजन जेड अपने प्रोडक्ट डी को 2 जगह बेच सकती है, पहला मार्केट में, दूसरा डिवीजन बाई को। ठीक है, but the maximum quantity that may be required for transfer is 2500 unit of division of product D। मीन्स ये बता रहा है डिवीजन बाई की इसने मैक्सिमम क्वांटिटी बता दी कि उसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है। मीन्स डिवीजन जेड डिवीजन बाई को कितना मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकती है, 2500 यूनिट। इससे ज्यादा वो डिवीजन बाई उससे परचेस नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो इनकी एक्सटर्नल मार्केट की क्वांटिटी बता रखी है कि ए बी सी डी की मार्केट क्वांटिटी कितनी कितनी है। ए प्रोडक्ट सेल होता है 2800 यूनिट का, बी प्रोडक्ट सेल होता है 2500 यूनिट का, सी प्रोडक्ट सेल होता है 2300 यूनिट का, और डी प्रोडक्ट आपका सेल होता है 1600 यूनिट का। ठीक है, डिवीजन बाई कैन परचेस द सेम प्रोडक्ट एट प्राइस ऑफ 125 रुपए पर यूनिट फ्रॉम आउटसाइड instead of receiving transfer of product D from division Z। मींस इसने बता दिया कि प्रोडक्ट डी डिवीजन बाई को मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है 125 रुपए में। मींस डिवीजन बाई चाहेगा कि वो प्रोडक्ट डी जो आपकी डिवीजन जेड से लेगा वो 125 से कम पहले है, क्यों 125 में तो उसे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका इतना ही, अब क्या बोलता है, बात सोल्ड बी था ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ दी इफ द टोटल लेबर हावर अवेलेबल इन डिवीजन जेड आर 20,000। अब ये आपका बता रहा है कि हमें इसमें ट्रांसफर प्राइस बतानी प्रोडक्ट डी के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट डी के लिए कि डिवीजन जेड कितना कोट करे, और इसमें अब एक लिमिटिंग फैक्टर दे दिया कि टोटल लेबर हावर जो है डिवीजन जेड पर वो केवल 20,000 है, उससे ज्यादा नहीं है। आप समझे, जो ऊपर लेबर हावर पर यूनिट क्यों दे रखा था, वो केवल इसी माने दे रखा था क्योंकि जो नीचे लिमिटिंग फैक्टर आना है। तो लिमिटिंग फैक्टर इधर क्या है, जो भी आपकी चीज एक मैक्सिमम लेवल की दे रखी है ना, जैसे इसमें मैक्सिमम लेवल दे रखा है लेबर हावर का कि केवल उस पर 20,000 लेबर हावर ही है, तो इसका मतलब जो इसका आपका हो गया क्या, ये आपके एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। उसे एक लिमिट बनाती कि डिवीजन जेड पर केवल 20,000 हावर्स की ही एक लिमिट है, जो उसे प्रोडक्शन करना है वो केवल इन 20,000 हावर्स में ही करना है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या है, लेबर हावर। इसी माने जो आपका इंडिविजुअली लेबर रिक्वायरमेंट दे रखी थी फॉर पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं इसके आंसर पे, सिंपल सा आंसर है, कोई जाता नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर में अगर कोई हो तो हम उससे कैसे सॉल्व करते हैं, अब वो देखते हैं। लिमिटिंग फैक्टर था, तो लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहले हम एक बनाते हैं रैंकिंग टेबल। रैंकिंग टेबल बनाते हैं, इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी कौन सी रैंक अवेलेबल कर रहा है या कौन सी रैंक रखता है अपने लिए। उस रैंक से क्या होगा वो भी हम समझते हैं आगे। जैसे इसमें 4 प्रोडक्ट थे आपके ए बी सी डी, इनकी मार्केट प्राइस आपको ऊपर दे रखी थी, इनकी वेरिएबल कॉस्ट भी आपको ऊपर दे रखी थी, तो इनका आ गया कंट्रीब्यूशन। इनका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। अब क्या है, जो कंट्रीब्यूशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर क्या था, लेबर। तो लेबर आवर पर यूनिट आपके कितने कितने लगते थे, इसमें 3 4 2 3 लगता था। तो पर लेबर आवर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला, पर लेबर हावर्स हमने कंट्रीब्यूशन निकाला।
जो क्यों निकाला, जो हमने इसमें निकाला जिससे हम उनकी रैंकिंग पता कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी रैंक अपने पास रखता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि कोई भी कंपनी, अगर किसी कंपनी के पास कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो ऑब्वियसली बात है कि वो वही प्रोडक्ट पहले बनाना पसंद करेगी जिससे उसे ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगी, जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा पर लिमिटिंग फैक्टर, वही आपका ज्यादा प्रॉफिट देगा। जैसे इसमें आप देखो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आपको कौन सा ज्यादा दे रहा है, सी प्रोडक्ट। इसमें हमारे इसकी रैंकिंग रखी है पहली, क्योंकि प्रोडक्ट सी आपका सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद ऐसे हमने प्रोडक्ट डी दे रहा है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बी दे रहा है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट ए दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग फैक्टर के केस में सबसे पहले हम रैंकिंग टेबल बनाते हैं। रैंकिंग टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, उसके बाद उसमें डिवाइड करते हैं जो भी लिमिटिंग फैक्टर हो। जरूरी नहीं है कि जो लेबर हावर्स ही हो, इसमें सेल की यूनिट भी हो सकती है तो उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, और भी चीजें हो सकती हैं, वो सब हम डिवाइड करके उसकी एक रैंकिंग तक निकाल लेंगे। तो आपकी ये आ गई एक रैंक टेबल कि इस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से हमारे पास कितने हावर्स हैं उस हिसाब से हम इसकी डिमांड बनाएंगे। अब जैसे इसमें बता रखा है कि इसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, जो हम ऊपर टेबल देख चुके हैं। कहाँ पे देखिए, वो ये देखिए, देखिए ए प्रोडक्ट आपका 2800 बनेगा, बी प्रोडक्ट आपका 2500 यूनिट ही सेल होगा, सी आपका 2300 यूनिट सेल होगा और डी प्रोडक्ट आपका 1600 यूनिट सेल होगा। तो इसमें इसने क्या करा कि 2800, 2500, 2300 और 1600 यूनिट है जैसे आपकी ये, इन्हें बनाने में क्या कितने कितने आवर्स हमारे लगेंगे। तो इसने जो निकाल लिया कि प्रोडक्ट ए अगर हम 2800 यूनिट बनाते हैं तो हमें इसमें चाहिए 8400 आवर्स। ऐसी अगर हम प्रोडक्ट भी 2500 यूनिट बनाएंगे, पूरी अगर हम कैपिटलाइज करेंगे, पूरी हम अपना अपना प्रोडक्शन सेल आउट करेंगे, जो मार्केट डिमांड फुलफिल करेंगे, तो उसमें कितने आवर्स चाहिए इंडिविजुअली उसने जो निकाल लिया कि एक ही अगर हम 2800 यूनिट सेल करते हैं तो उसमें हमें चाहिए 8400 आवर्स। ऐसी 2500 यूनिट अगर हम बी की सेल करते हैं तो उसमें हमें चाहिए 10,000 आवर्स। ऐसी सी की अगर हम 2300 यूनिट सेल करेंगे तो उसमें हमें कितने आवर्स चाहिए, 4600 आवर्स। ऐसे अगर हम डी की यूनिट 1600 सेल करेंगे तो उसमें हमें कितने चाहिए, 4800 आवर। अगर अब आप इन सबको एग्रीगेट करोगे तो जो आपकी टोटल जो आवर्स की कैपेसिटी है हम पे, उससे एक्सेस निकलेगी। कितनी एक्सेस निकलेगी आप सब ऐड करिए, मैं भी ऐड करके आपको बता रहा हूँ। तो आपकी क्या थी, प्रोडक्ट ए को 8400 आवर्स चाहिए, प्रोडक्ट बी के लिए 10,000 आवर्स चाहिए, प्रोडक्ट सी के लिए 4600 आवर्स चाहिए, प्रोडक्ट डी के लिए 4800 आवर्स चाहिए। तो मीन्स हमें रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, 27,800 आवर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन हमारे पास कितने हैं, केवल 20,000 आवर्स। हमारे पास कितने, केवल 20,000 आवर्स ही है। तो मीन्स साफ हमें पता चल रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर आ गया। कैसे आ गया कि 27,800 आवर्स हमें चाहिए थे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने, केवल 20,000 आवर्स। तो मीन्स अब हम जो भी आप सेल आउट कर पाओगे इन 20,000 यूनिट आवर्स तक ही सेल आउट कर पाओगे। तो उसके लिए ठीक है, तो अब ये 20,000 आवर्स ही हम सेल आउट कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हम प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं पहले। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सेल आउट वही करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा इन अ लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर के वे में कौन सा चीज प्रॉफिट दे रहा था, वो दे रहा था प्रोडक्ट सी। कितना, 25 आवर, 25 रुपए पर आवर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो मीन सबसे पहले हम प्रोडक्ट सी बनाएंगे तो उसके लिए हमें कितने चाहिए, 4600 आवर्स। क्योंकि 4600 आवर्स में हम इजीली यूनिट बना सकते हैं 2300, क्योंकि हमारे पास आवर्स कितने, 20,000 आवर्स। मीन्स प्रोडक्ट सी हम पूरे बना सकते हैं और पूरे बेच सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट दी है आपके 4800 है तो जे भी हम पूरे बना सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों को मिला के हमारे
आवर्स कितने कंज्यूम हुए किन दोनों को, सी और डी को मिला के आवर्स हमारे कंज्यूम हुए केवल 9400, और हमारे पास अवेलेबल कितने 20,000। मीन्स अभी हम एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो थर्ड रैंकिंग कौन की है, बी की। तो थर्ड रैंकिंग बी की भी हम पूरी कंज्यूम कर सकते हैं 10,000, क्योंकि अब हमारा टोटल अगर हम इन तीनों को वो बनाएंगे फुल मार्केट मैक्सिमम सेल आउट करेंगे, जितनी भी मैक्सिमम आउटसाइड क्वांटिटी सेल आउट की थी, तो वो आपकी सब कंज्यूम करती है 19,400 आवर्स को, लेकिन हमारे पास कितनी है 20,000 आवर्स। इसमें से माइनस कर देंगे 20,000, मीन्स अभी भी हमारे पास 600 आवर्स हैं। अभी भी हमारे पास बैलेंस में बचे हैं 600 आवर्स। तो 600 आवर्स को हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ए बनाने में, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन कम दे रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो दे रहा है कुछ ना कुछ। कंट्रीब्यूशन भले ही कम दे रहा है, कंट्रीब्यूशन तो दे रहा है। तो 600 आवर्स यूज करना ज्यादा फायदेमंद है इंस्टेंट ऑफ कि हम 600 आवर्स का कुछ करें नहीं। इस मारे हमने 600 आवर्स यूज करे प्रोडक्ट ए में। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें 2500 यूनिट सेल करनी थी डिवीजन बाई को। डिवीजन बाई को 2500 यूनिट सेल आउट करनी थी। तो अब 2500 यूनिट हमारी सेल आउट टाइम से होगी, तो सेल आउट होगी जो रैंकिंग में सबसे कम आएंगे, जो रैंकिंग में सबसे पीछे होंगे, उन यूनिटों को, उनकी यूनिट को सेक्रीफाइस करके। मीन्स सेक्रीफाइस से क्या मतलब, उन यूनिट को हम बाजार में सेल ना करके उनसे हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे जो हमारी दूसरे डिवीजन को चाहिए थी। उन यूनिट को हम बाजार में सेल आउट ना करके वो प्रोडक्शन बनेंगे जो हमारी दूसरी डिवीजन को चाहिए थी। जैसे इस केस में हमें डिवीजन बाई को चाहिए प्रोडक्ट डी, तो इसलिए हम प्रोडक्ट ए और बी की यूनिट को हम कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट डी बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे, आपने देखा कि प्रोडक्ट डी को बनाने के लिए 85 रुपए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए हमें, 85 रुपए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। और हमें ट्रांसफर प्राइस पे आए हैं कैसे निकालेंगे, तो 85 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट दी आ गई। ये भी आपका 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हो गए, एक वेरिएबल प्लस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो 85 रुपए तो जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। अब मैंने आपको क्या बताया, ये है प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर क्या करता है, जो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन को काट के उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो कैसे काट के, आप देखिए हमें चाहिए थे 2500 यूनिट, तो 2500 यूनिट बनाने के लिए हमारे पास कोई हावर्स नहीं बचे। क्यों नहीं बचे, हमारे पास तो बल्कि हावर्स कम पड़े, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट ए ही अपना कम बना रहे हैं। हमारे पास तो आवर्स कम पड़े। क्यों, अगर आवर्स कम नहीं होते तो हम 8400 आवर्स चाहिए थे हमें प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन हम कितने, हमारे पास रह गए केवल 600। ठीक है, तो इसलिए जो अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेगा प्रोडक्ट डी बनाने के लिए। अब हमें इनमें और कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास आवर्स सही नहीं है तो हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन को ही तो कम करके बनाएंगे प्रोडक्ट डी। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कौन सा कम होगा, वो प्रोडक्शन कम करेंगे हम जिसकी रैंकिंग सबसे कम है, जिसकी रैंकिंग सबसे कम है। क्योंकि वही कम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम आएगी। अब आप प्रोडक्ट डी को ही अगर बनाएंगे, कम करेंगे और उसे देंगे, तो उसकी कॉस्ट तो उतनी ही नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो आप वो लोगे कौन से, आप एक्सटर्नल सेल कम करोगे तो वो इंटरनल वाले से तो उसका रिकवर करोगे। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट सेंटर है इस हमारे हम कम रैंकिंग वाले से को कंज्यूम करते हैं अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें क्या था कि आपके जो 600 आवर्स इसमें हैं, 600 आवर्स हम एक एक कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक कंज्यूम करेंगे 600 आवर। इसका पर आवर की कंट्रीब्यूशन कितना था, इतना था। इससे हमने इंटू कर लिया, तो इसमें हमें पता चल गया कि हमने जो प्रोडक्ट एक कम करा, कम बनाया, उससे हमारा कितना लॉस हुआ वो हमने इधर रख लिया, क्योंकि 600 आवर्स के ही हमारे पास बैलेंस था, उतने ही तो लॉस होगा। ठीक है, अब
बाकी की और रिक्वायरमेंट चाहिए हमें आवर्स की, क्योंकि हमें 2500 यूनिट बनानी है प्रोडक्ट डी की, और प्रोडक्ट डी की एक यूनिट बनने में आपका 3 आवर्स लगते हैं। अभी हमारा केवल कितना ले पाए, 600 आवर्स ही तो हमने कम करें, तो अभी हमें 6900 आवर्स और चाहिए। तो अब हमें 6900 आवर्स किस प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करके लेंगे, तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करेंगे हम प्रोडक्ट बी का। तो कितने से 6900 आवर्स, 6900 आवर्स हमने कम करा। अब प्रोडक्ट भी आपका एक हावर्स में कितना क्वांटिटी दे दिया, 11.50 रुपए से। तो जो हमारा आ गया कि टोटल जो हमने अदर प्रोडक्ट्स का, टोटल हमने अदर प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन कम करा है उससे हमें लॉस कितना हुआ, इतना। अदर प्रोडक्ट कम करें, क्यों कम करें, क्योंकि उसने कम करने के ही हम उस प्रोडक्ट डी को बना सकते हैं। तो हमने 2 प्रोडक्ट कम करे, ए और बी। उन्हें कम बनाने की वजह से हमें कितना लॉस हुआ वो हमने ये निकाल लिया। वो हमारा लॉस हुआ टोटल 6900 इंटू 11.50 रुपए प्लस नीचे दे रखा है जैसे 4000 रुपए। टोटल हमें कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ 83,350 रुपए का। तो हम जो 83,350 रुपए हम रिकवर तो इन्हीं यूनिट से करेंगे, रिकवर तो हम इन्हीं यूनिट से करेंगे जिनकी वजह से हम इन्हें नहीं कमा सके। तो कितनी यूनिट की वजह से हम इन्हें नहीं कमा सके, तो वो है 2500 यूनिट, क्योंकि हमने इतना सेक्रीफाइस करके केवल 2500 यूनिट बनाई। तो उसका डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हमने इससे सेक्रीफाइस करेंगे, 33 रुपए 34 पैसे सेक्रीफाइस करेंगे, प्लस 85 रुपए आपका क्या था, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसे ट्रांसफर प्राइस कितना देंगे, ये आगे आपका ट्रांसफर प्राइस 118 रुपए 34 पैसे की हम ट्रांसफर प्राइस इन्हें ऑफर करेंगे। तो अगर हमने इतनी, अब आप देखिए कि हमने क्या करा, अपनी यूनिट को सेक्रीफाइस भी कर लिया अदर प्रोडक्ट्स की, हमने अपनी अदर प्रोडक्ट्स की यूनिट को सेक्रीफाइस भी कर लिया। दूसरा, हमने डिवीजन बाय की प्रॉफिट को बढ़ा भी दिया। कैसे बढ़ा दिया, वो ऐसे बढ़ा दिया कि हम उन्हें जो अमाउंट कोट कर रहे हैं 118 रुपए 34 पैसे, ये हमारे उनकी परचेजिंग कॉस्ट से कम है, क्योंकि वो उस माल को परचेस कर देते 125 रुपए में। इससे क्या हुआ, इससे सिंपल सी बात हुई कि ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बढ़ गया, आपका इंक्रीज हो गया। इसी चीज को देखते हुए जो ट्रांसफर प्राइसिंग आया था, हमने, आप समझ गए होंगे भली बात है कि हमने रैंकिंग टेबल क्यों बनाई, वो इसी मारे बनाई। आप देखिए कि हमने इस रैंकिंग टेबल बना के हमने ये जाना कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करना है, तो कौन सा करते हैं हम सेक्रीफाइस, जिसकी रैंकिंग सबसे कम हो, जैसे ए और बी की। क्योंकि ए और बी की प्रोडक्ट को हमने उतना सेक्रीफाइस करें जिससे हमारी रिक्वायरमेंट वाला प्रोडक्ट बन सका, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट वाला प्रोडक्ट बन सका। इसी मारे, क्योंकि ये अब देखिए ए और बी आपका सबसे लास्ट रैंकिंग पे है, इसी मारे आपकी ट्रांसफर प्राइस कम आई। क्यों, इन दोनों में जो पर हावर्स का कंट्रीब्यूशन लॉस था वो बहुत कम था, वो बहुत कम था। उसकी वजह से आपकी ट्रांसफर प्राइस कम आई। क्यों, ट्रांसफर प्राइस 2 पार्ट में हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों में कमाई। अब आप सपोज करिए प्रोडक्ट बी जो आपकी सेकंड रैंकिंग पे है, इसे आप बनाने बैठे प्रोडक्ट सी से जो फर्स्ट रैंकिंग पे है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट से क्या हाल होगा आपका। जो वो 125 में माल खरीद रहा था वो उसका काफी हाई चले जाएगा। क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्ट डी को प्रोड्यूस उस क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करके कर रहे हो जो प्रोडक्ट उससे हाई कंट्रीब्यूशन रखता है। जैसा कि जो 25 रुपए रखता है और जो 15 रुपए वाले को आप 25 रुपए से अगर बनाओगे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बहुत हाई आएगी। इसी मारे केवल इसी चक्कर में हम रैंकिंग टेबल बनाते हैं, उससे हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन यूज प्रोडक्ट यूज हम कैसे करें।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो ये हमारे एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मेथड है। इसमें हमें पता चल गया कि हमारे जो 20,000 आवर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करें। तो कैसे करें कि पहले तो हम प्रोडक्ट सी बनाए, उसके बाद प्रोडक्ट डी बनाएंगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट बी बनाएंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे। क्योंकि हमें अपने दूसरी डिवीजन को प्रोडक्ट डी देना था, इस माने अब हम सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि हम पे हावर्स उतने हैं नहीं जिससे हम वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डी भी बना सके। तो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, जो हमारे सबसे कम रैंकिंग में होगा। तो इसमें पहले सबसे कम रैंकिंग में था प्रोडक्ट ए, तो पहले हमने उसे सेक्रीफाइस करा। अगर उन यूनिट को सेक्रीफाइस करने के बाद हमारा पूरा प्रोडक्ट बन सकता है जो हमें अदर रिक्वायरमेंट की, जैसे इसमें प्रोडक्ट डी की 2500 यूनिट, तो ओके बनना नहीं होता। तो उसके बाद हम अदर वाली पे जाएंगे जो और कम पे है, उससे नेक्स्ट हाई लेवल पे मींस थर्ड वाली पे जाएंगे। जैसे हमने करा पहले हम प्रोडक्ट ए को सेक्रीफाइस करा, हम सेक्रीफाइस करने के बाद पूरी 2500 यूनिट नहीं बना पा रहे थे। उसके बाद हम प्रोडक्ट बी पे गए, उसमें से हमने बैलेंस यूनिट को बनाया। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने प्रोडक्ट बी में से जो आवर्स लिए हैं केवल वो लिए हैं 6900 आवर्स। मींस अभी भी हम प्रोडक्ट बी के प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कितने आवर्स का करेंगे कि 10,000 आवर्स थे, उसमें से हमारे 6900 आवर्स चलेंगे। मींस 3100 यूनिट का प्रोडक्शन अभी 3100 आवर्स में हम प्रोडक्शन करेंगे यूनिट बी का। प्रोडक्ट बी का अभी भी हम प्रोडक्शन करेंगे 3100। क्यों, क्योंकि हमें जितनी जरूरत थी आवर्स की उसमें से सेक्रीफाइस करने के बावजूद हमें आवर्स बैलेंस बचा, जिससे हम प्रोडक्ट भी यूटिलाइज कर सकेंगे, प्रोडक्शन कर सकेंगे प्रोडक्ट बी का। ठीक है, आप समझ गए होंगे और आपको क्लियरेंस आगे के क्वेश्चनों में आएगा। बहुत क्वेश्चन है, इजीली हम पढ़ेंगे, इजीली करेंगे। तो मैं ऐसे ही आपको एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस डालूंगा। मैं अपनी जो वीडियोस है उसकी लेंथ ज्यादा नहीं करूंगा। उसका रीजन है, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जैसे आप कभी फ्री बैठे हैं तो आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन आप वो कर लीजिए। अब मैं अगर पूरी 2 घंटे की वीडियो डाल दूंगा, उसमें 5-6 क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपको इंडिविजुअली क्वेश्चंस देखने में बहुत टाइम लगेगा। अब क्या मैंने 2 क्वेश्चंस डाले तो आप इजीली आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें ये 2 क्वेश्चंस हैं, मेरे को ये 2 क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने, या मैं ये कर चुका हूँ या नहीं कर चुका। आप कोई भी व्यक्ति 2 घंटे की वीडियो नहीं देख सकता बैठ कर, सो भी ऐसे पीक टाइम में जब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आने लगे हैं। तो क्या दो वीडियोस आप देखो, 2 क्वेश्चंस की अगर वीडियोस देखोगे या 3 क्वेश्चंस की वीडियोस देखोगे, तो आपको आधे घंटे में वो 2 क्वेश्चंस भी जाएंगे, आधे पौन घंटे में। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर सुधार भी सकते हो। अभी मैं 3 घंटे की वीडियोस डाल दूं, जो पूरे क्वेश्चंस 3 घंटे में कवर नहीं हो पाएंगे। अब मैंने 6 क्वेश्चंस की अगर वीडियो डाल दी, अब आपने 3 क्वेश्चंस देख लिए, अब आप नेक्स्ट टाइम अगर बैठोगे तो पहले वो आपको 3 क्वेश्चन से लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप फर्दर के 3 क्वेश्चंस करोगे। लेकिन ये मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इससे आपका ये फायदा होगा कि वो आपको फॉरवर्ड नहीं करने पड़ेंगे, आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी कि मैंने कितने घंटे की क्लास देख ली या कितने घंटे की हमने वीडियोस देख ली। इसी मारे में छोटे छोटे आपका वीडियोस रख रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट, मैं उस कमेंट को पढ़ के आपके उस क्वेरी का आंसर दूंगा। थैंकिंग यू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं सक्षम एजुकेशन के बारे में, जिससे वो भी अपना बेनिफिट उठा सकें। थैंकिंग यू, बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप यू वेल, वेरी वेल। थैंक यू।